नमस्कार, दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो शुरू से महिलाओं का अपना एक वर्चस्व रहा है। महिलाओं ने, चाहे वो स्वतंत्रता की बात हो, हर जगह अपनी एक पहचान बनाई है। लेकिन बीच का कुछ दौर ऐसा रहा जहाँ पर महिलाओं को दबाना शुरू किया गया। उन्हें दोबारा से अपनी पहचान बनाने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए एक मुहिम चलानी पड़ी। और इसी पर हमारे साथ हमारे समाज में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बाकी महिलाओं के उत्थान के लिए, उन्हें ऊपर उठाने के लिए अलग अलग तरह से कार्य करती आई हैं। इसी तरह आज हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी संध्या गुप्ता का, जो वुमेन क्लब मेरी पहचान की को फाउंडर हैं। 2009 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी और तब से लेकर आज तक अलग अलग क्षेत्र में ये महिलाओं के लिए काम करती रही हैं। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ हैं रेनू अहलूवालिया, जो शेपिंग करियर की को फाउंडर है, जिन्होंने 2002 में इसकी स्थापना की थी। ये भी महिलाओं को लेकर, उनके उत्थान के लिए, उनके करियर को लेकर, उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग तरह से काम करती हैं। किस तरह से इन दोनों ने, खास तौर पर अगर हम कोविड की बात करें, उसमें किस तरह से काम किया है, इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैम, रेनू मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें कि महिलाओं को लेकर कोविड से ही अगर हम शुरुआत करें तो किस तरह का आपका चैलेंज था और किस तरह से आपने काम किया? कोविड के ड्यूरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। कोई बाहर नहीं जा सकता था और जो वीकर सेक्शन के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर लोगों के लिए कमाना, खासकर फीमेल्स के लिए कमाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इन लोगों को पहले जिन बच्चों को हमने सिलाई कढ़ाई या इस तरीके की शिक्षा दी और इनके जो सिलाई कढ़ाई के सेंटर चल रहे थे, कोविड के ड्यूरेशन में इन्हें हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी ताकि मास्क बना सकें। ये उस वक्त मास्क की बहुत ज़रूरत थी। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या हेल्थ वर्कर्स के लिए इन बच्चों ने, इन महिलाओं ने घर पे बैठे हुए मास्क बनाए। इनको एक अपना सोर्स ऑफ इनकम भी आता गया, जिसकी तरीके से ये अपना घर भी चला रहे थे, बिकॉज हस्बैंड्स भी उस वक्त बाहर नहीं जा रहे थे इनके। तो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट था इनके लिए, एक सोर्स घर चलाना ही। बिल्कुल तो सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना मुश्किल था उस वक्त। जी, संध्या गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, काफ़ी चैलेंज का समय था जो, अगर हम कोविड की खास तौर पर बात करें तो उस समय पर आपने किस तरह से काम किया? उस टाइम जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैं मुंबई में स्टक हो गई थी जी। ऑलरेडी मुंबई गई तो लॉकडाउन लग चुका था। वहाँ पे रह के मैंने बहुत सारा काम किया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्लब 2009 से काम कर रहा था और वही मौका था जब अपने आप को और अपने क्लब को प्रूव करना था कि इस दुख की घड़ी में हम आगे लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं जी। 5 महीने जब मैं मुंबई में स्टक रही तो मेरा क्लब का जो टीम थी जम्मू में, वो तो सारी जम्मू में थी और उन्होंने बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लिया और घर घर जाके राशन से लेके मदद, जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें थी वो मुहैया कराई। बॉम्बे में बैठ के मैं ज़्यादा तो बाहर निकल नहीं पा रही थी, बिकॉज कोविड का इतना हुआ था, इतना खौफ था कि ये क्या है कोविड, ये जो पहली बार ही सुनने को नज़र आ रहा था। तो उस दौरान बच्चों ने भी मेरी सेफ्टी के लिए मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। वहीं पे बैठ के मैंने देखा कि लोगों को इस टाइम बहुत ज़रूरत थी। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, मदद की गुहारें लगाई जा रही थी। तो यही टाइम था, तो मैंने अपने अकाउंट में देखे जितने भी मेरे पास पैसे थे, मैंने सबके अकाउंट में, कोई 30 से 35 लोग ऐसे थे जिनके अकाउंट में मैंने पैसे डाले, सो दैट वहीं पे बैठ के जिन लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ों को, ज़रूरत की चीज़ों को वो पूरी करें। जी रेनू मैम, सकी, चलिए ये तो हमने कोविड की बात करी। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, अगर बात करें, आप 2002 से काम कर रही हैं, तो आप किस क्षेत्र में काम करती हैं महिलाओं को लेकर? महिलाओं को स्पेसिफिकली लेके हम उनको विमेन एम्पावरमेंट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके अंदर अगर हुनर आए, कॉन्फिडेंस है। आज की महिला जो एक आदमी से घर नहीं चलता, तो खासकर मैं वीकर सेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, बिकॉज हमारी एनजीओ मेनली वीकर सेक्शन के ऊपर भी काम करती है और ज़्यादा मेन हमारा काम वीकर सेक्शन पे रहता है। तो जो वीकर सेक्शन की महिलाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ना घर से बाहर आ सकती हैं, एक आदमी के कमाने से घर नहीं चल सकता। आदमी कमाता भी है और बहुत सारे उनके अंदर प्रॉब्लम्स भी हैं जिसको उनको लेके बियर करना है। तो इनको एक इस तरीके की ट्रेनिंग्स दी जाएं और दी जाती रही हैं हमारी तरफ से, जिसके साथ इन बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, इन महिलाओं के अंदर, जो ना सिर्फ इन ट्रेनिंग
की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद ना सिर्फ वेज एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, हम इनको छोटे छोटे हुनर दिला के घर पे भी अपना काम करती हैं। अभी साहब ने यहाँ पर बात करी कि चैलेंज आता है कि एक एक कमाने से घर नहीं चलता, तो जहाँ तक मुझे इसमें लगता है शायद एक बड़ा चैलेंज है, उससे आप किस तरह से निपटती हैं? अगर मैं कहूँगी कि घर से बाहर लाना ही शायद बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा काउंसलिंग्स चलती हैं उनकी मदर इन लॉ को लेके, या एक जो इनसिक्योरिटी है सोसाइटी में, जितना मर्जी आज फीमेल बाहर आ जाए फिर भी एक इनसिक्योरिटी रहती है उनके लिए। तो उनको पहले तो इनसिक्योरिटीज़ के बारे में अवेयर करना, थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस देना, जब तक हमारे पास बच्चा आता है उनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए भी एक कंस्ट्रेन रहता है। उनकी मदर इन लॉज या शायद वो नई इजाज़त देती हैं कि नहीं हमारे घर की बहू या बेटियां घर से बाहर जाके काम करें। शुरुआत के अंदर ये एक बहुत आसान बात थी हमारे लिए कि उनको एक सिलाई कढ़ाई या ब्यूटी पार्लर का काम सिखाना, बट आज मैं बड़े प्राउड के साथ कहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो घर से बाहर आ गई हैं और वो ना सिर्फ लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर ड्राइवर ट्रेनिंग की तरह से इस तरीके के सेक्टर्स के अंदर जाके भी वो ट्रेनिंग लेती हैं और लॉजिस्टिक जैसी कंपनियों के अंदर जाके वो काम करती हैं। जी चलिए, इस पर मैं विस्तार से बात करूंगी। संध्या जी, अगर हम बात करें जम्मू को लेकर, तो जम्मू अपने आप में अगर हम बात करें तो काफ़ी एक सेंसिटिव एरिया रहता है, वहाँ पर महिलाओं के लिए काम करना एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मैं खुद आपके तौर पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप किस किस तरह से उनके लिए काम करती हैं कि किस तरह से उनको अपने आप में आत्मविश्वास और एक शक्ति मिल सके? वहाँ पे ऐसा नहीं है, हर जगह पे सेम सिचुएशन है हर औरत की, चाहे जम्मू है चाहे इंडिया का कोई भी पार्ट ले लो, तो सेम सिचुएशन रहती है। तो वहाँ पे रह के मैंने ये एक बात सीखी कि सबसे पहले तो जब तक औरत खुद को नहीं पहचानेगी तब तक वो बाहर कुछ भी नहीं कर सकती है। और दूसरी बात मैंने ये सीखी कि औरत चाहे प्रेसिडेंट है फिर भी उसको नीचे, आदमी के नीचे झुक के ही काम करना पड़ता है। तो ये सब कुछ देखते देखते जब मैं बड़ी हो रही थी तो कुछ ना कुछ मन में ऐसी बात आ रही थी कि औरत के अंदर ऐसी हीन भावना क्यों है। आप देखते हैं कि जब माँ बाप के घर पे रहती है, अगर माँ बाप की सपोर्ट नहीं है तो उसकी कोई पहचान नहीं है। बिल्कुल। आदमी के घर पे रहती है, नहीं सपोर्ट, कोई पहचान नहीं। बेटों की वजह से अगर निकाली जाती है, कोई पहचान नहीं। तो लग रहा था कि एक औरत जो माँ है, सृष्टि बनाती है, और वही आज घर से निकाली जाती है तो कोई पहचान नहीं रहती। तो यही सोच के मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने एक नाम सोचा और जिसका नाम रखा मेरी पहचान। मैंने सबसे ज़्यादा बीड़ा उठाया कि सबसे पहले हमें हर एक को, चाहे वो बच्चे से लेके बड़ा तक हो, उसकी खुद की जब तक एक पहचान नहीं होगी तो हम आगे बढ़कर कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। मेरा मेन फोकस जो था वो था लेडीज़ एम्पावरमेंट के लिए काम करना, महिलाओं को सशक्तिकरण करना, क्योंकि एक ही मुद्दा लेके मैं बाहर निकली थी कि जहाँ पर आपने एक संध्या जी बात कही थी कि महिलाएं जो घर से निकाल दी जाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि जैसा आपने कहा कि वो रचना भी करती हैं, परिवार भी चलाती हैं, उसके बाद भी एक तो पहचान नहीं बना पाती और घर से निकाल दिया जाना, उस समय पर आप उनके लिए किस तरह से काम करती हैं? उनके लिए सबसे पहले तो मैं उनको अपने पास लाती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ और मैं उनको बताती हूँ, जैसा कि मैं आज आपको भी बताने जा रही हूँ कि जम्मू कश्मीर में एक मुझे 2 बड़े खिताब दिए गए मेरे कामों को देख के। मुझे जम्मू की मदर टेरेसा का एक नाम खिताब दिया गया है और जम्मू की शान का। जब आपको ऐसे खिताब दिए जाते हैं तो चाहे उम्र में आप छोटे हो या बड़े, आपका ओहदा जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसी माएँ थी जिनको घर से निकाल दिया जाता था, तो दुख तकलीफ ये थी कि जो माँ अपने बच्चों को पैदा करने के लिए 9 महीने पेट में रखती है और वही बच्चे के घर पे उसके लिए कोई जगह नहीं रहती और आज वो दर बदर रहती है। तो उन माओं के पास मैं जाया करती थी, उनको मैं हौसला देती थी और उनको मैं बोलती थी कि अगर इनके बेटों के घर पे आपके लिए जगह नहीं है तो मेरे घर में आपके लिए जगह है। और मैं उनको उठा के अपने पास लाती थी, फिर उनको रेंट पे रखती थी और उनको वो हर चीज़ मुहैया कराती थी जिनको उनकी ज़रूरत होती थी। लड़कियों की बात ली जाए तो आपको पता है डोरी केसेस में लड़कियां आज भी प्रताड़ित की जाती हैं और आज भी ससुराल में एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है। आज भी ये क्वेश्चन आज भी रहेगा, तो शायद कितने सालों तक रहेगा। विडंबना है ये हमारे देश की। विडंबना है कि एक माँ जो पहले बेटी थी, कभी बहू थी, आज वो अपनी ही बहुओं और बेटियों को कितना वो सता रही है। और इसमें ज़्यादातर हाथ जो होता है वो महिलाओं को ही होता है, जो आज मैंने भी देखा है सोसाइटी में रह के। तो औरत को बदलने के लिए बीड़ा उठाया है।
मेरा एक ही मकसद है कि मुझे औरत को बदलना है। औरत के अंदर के जो संस्कार है जो मर चुके हैं उनको मुझे जिंदा करना है। उनको ये बताना है कि आप बेटी हो तो दूसरे की बहू बेटियां भी तो आप ही की जैसी हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है वही बुरा आप आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर क्यों ऐसे अत्याचार करते हो। बहुत अच्छी जो संध्या जी आप काम कर रही हैं। रेणु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि आप महिलाओं को सिलाई कढ़ाई एक अलग चीज़ हो गई, बहुत समय से हम सुनते आए हैं कि चलो जी मेकअप का काम सिखा दिया या सिलाई कढ़ाई सिखा दी, बट अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपने लॉजिस्टिक की अगर आपने बात कही, आपने ड्राइविंग स्किल्स सिखाने की बात कही। आज भी अगर हम कहें, बेशक बहुत सारी महिलाएं ड्राइव करती हैं, उसके बाद अगर कहीं पर फिर भी दिख जाए तो एक बार तो टेढ़ी नज़र से देखा ही जाता है। तो उसमें इस तबके की महिलाओं को और लड़कियों को आगे लाकर ये स्किल करवाना, तो ये कितना चैलेंज है और किस तरह से आप इसको अंजाम देती हैं? इसमें बहुत बड़ा पार्ट रहता है हस्बैंड्स की काउंसलिंग। बेसिकली 18 साल से ऊपर या 20 साल से ऊपर की फीमेल्स ही इसके अंदर ज्वाइन करती हैं इन तरह की ट्रेनिंग्स को। तो उनकी मदर इन लॉ को काउंसिल करना या हस्बैंड्स को इनके बारे में समझाना। इनिशियल में बहुत अच्छे चैलेंजेस भी हमारे पास आए। लड़कियों ने जब ऑटो चलाना स्टार्ट किया और टैक्सी चलाना स्टार्ट किया, उबर के अंदर आजकल लड़कियां आपने देखा है इन लोगों का नौकरी लगा हमारे थ्रू, खासतौर पर अगर बात करें तो पीछे दिल्ली में भी हमारे काफ़ी इस तरीके की लड़कियों को हमने प्लेस कराया जहाँ पे ये उबर ओला जैसी ड्राइव के अंदर ये जाती हैं। तो दिन में इट वाज ओके पार्ट कि ये दिन के अंदर अपना ड्राइव पार्ट कर रही हैं एंड दे आर अर्निंग गुड इन इट। बट जो सुबह और शाम का जो चैलेंज था, जैसे आदमी सुबह और शाम की टैक्सी चला लेते हैं, उसके अंदर एक चैलेंज था। बट स्टिल लड़कियों ने भी अपनी जान लगाई कि हाँ हम बाहर आएँ, और समझाने के बाद कुछ हद तक इनकी समझ में भी आता है फैमिलीज़ को, व्हेन दे आर सपोर्टिंग, तो लड़कियाँ बाहर आके, महिलाएं बाहर आके आज बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर। रेणु जी, एक बात तो ये तो चलो समझ में आती है कि आपने काम सिखा दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है अगर कोई सामान बना रही है तो सामान को बेचने का, और अगर आपको ड्राइविंग स्किल्स आ गए हैं तो उसके बाद नौकरी पाने का। तो इसमें आप किस तरह से भूमिका निभाती हैं? अगर मैं आपके पहले क्वेश्चन को लेती हूँ कि उनके सामान को बेचने का, तो अभी हमारा, मैं इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, हमारा अम्बाला जेल के साथ एक काम चल रहा है। उनकी जो इनमेट्स फीमेल महिलाएं जो हैं, कैदी महिलाएं जो अंदर रह रही हैं, उनको हम इस तरीके की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं जो यहाँ बाकी बाहर भी पंचकुला, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के अंदर इस तरीके की महिलाएं जो घर से बाहर आ ही नहीं सकती हैं, उनके अपने कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, या घर पे बैठ के ही वो इतना अच्छा काम कर लेती हैं कि 25-30 हज़ार रुपये वो कहीं नहीं छोड़ती। जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट का काम है या कोई बैंगल्स बनाना या कपड़े सिलना, और इस तरीके के वो जब काम बनाती हैं तो हम इनको एक इंडस्ट्रियल लिंकेज प्रोवाइड करते हैं। इनका सामान जो है वो फ्लिपकार्ट के साथ या अमेज़न के ऊपर जाके बिकता है। हम इनकी एग्जीबिशंस को लेकर आते हैं। पिछले दिनों में हमने एक बहुत ग्रैंड लेवल के ऊपर एक एग्जीबिशन को ले भी कराया चंडीगढ़ के अंदर ही, और जिसके अंदर जब इन लड़कियों को कॉन्फिडेंस आता है, हाँ एक बार थोड़ा इनके लिए मुश्किल तब होता है, एक चैलेंज आता है जब इनको लगता है कि अपने कारोबार को कैसे रजिस्टर कराया जाए और अपने कारोबार को अकेले हम कैसे अमेज़न या बाकी चीज़ों के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं, हम कैसे ऑनलाइन आजकल सेल को प्रमोट में बात करेंगे। इससे पहले मैं संध्या जी के पास जाना चाहूँगी। जैसे आपने बात कही मैम कि महिलाओं को आप उन्हें एक आश्रय देती हैं, उन्हें स्किल्ड बनाती हैं, उनको इन्हीं अपने पैरों पर खड़ा करती हैं। जो एक चीज़ मेरे सुनने में ये आई थी कि जो अगर मेरी पहचान की अगर मैं बात करूं तो वो खास तौर पर जो महिलाएं जिनके जो पति थे वो अगर सेना में थे और वो शहीद हुए हैं, उनके लिए भी आप काम करती हैं, तो वो आप किस तरह से उसे करती हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, सेफ हैं, तो कोई सरहद पे खड़ा हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। वो कहाँ देखता है सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, बर्फ में खाना मिला कि नहीं मिला। उसको सिर्फ अपने देश से प्रेम है। देश से प्रेम मतलब कि हमसे प्रेम है। और अगर हम कुछ कर पाए उनके लिए तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको फाइनेंशियली इतनी ज़रूरत नहीं होती है जितनी उनको आपका टाइम चाहिए होता है। तो मैं एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है, पैसों से ज़्यादा शायद। तो मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं उनके बेटी बन के, माँ बन के, बहन बन के उनका साथ निभाती हूँ। उनके घरों पे जाती हूँ, बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हूँ, उनके घरों में रहती हूँ। और हमारी जो एक बहुत बड़ी टीम है पूरे हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है, लोग तीर्थ करते हैं। लोग कहते हैं हम भगवान के दर्शन करेंगे तो हमें अगला जन्म जो है हमारा सुधर जाएगा और हम एक अगला जन्म बहुत अच्छा सा ले सकते हैं। मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है। मेरी सोच है हम वीर यात्रा करते हैं। हमने एक वीर यात्रा का आरंभ किया है जी। हम अपने वीर योद्धा जो शहीद हो जाते हैं देश के लिए, हम उनके घरों में जाके उनके साथ रहते हैं, उनके माँ बाप, उनकी पत्नी, उनकी बहनों से मिल के, और उनके हाथ से बना हुआ जो प्रसाद है वो हमारे लिए सबसे बड़ा कीमती
एक तीर्थ के रूप में प्रसाद रहता है। हम उनके जब घरों में जाते हैं, हम उनकी मिट्टी को सर पे लगाते हैं और यही मेरे लिए बहुत बड़ा तीर्थ है। और उनको हम याद कराते हैं कि अगर आपके बच्चों ने हमारे देश के लिए जान दी है तो आप ये मत सोचिएगा कि हमें याद नहीं है। हम उनके थ्रू अपने थ्रू एक मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हैं कि कभी मत भूलिएगा कि कोई शहीद हुआ है, जहाँ किसी ने बलिदान दिया है तो वो अपने देश के लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए दिया है। तो सुकून मिलता है, एक शांति सी लगती है और मुझे फ़ख्र है कि इसके लिए भगवान ने मुझे चुना है। जी, बहुत अच्छे सा। वही हम कहते हैं कि सभी लोग कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है तो एक बार को स्ट्राइक कर लेते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कहीं ना कहीं स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। अगर ये लोग स्ट्राइक पर चले गए तो फिर तो देश पता नहीं उसका क्या होगा। बहुत अच्छा काम है जो आप इन लोगों के लिए कर रहे हैं, कोई सोचता ही नहीं है उस पहलू पर, उस लाइन पर। रेणु जी, आपने सब यहाँ पर एक बात कही थी कि जेल में जो आप महिलाएं हैं उनके लिए काम कर रही हैं, ये अपने आप में ही बात होती है कि अगर किसी ने चाहे क्राइम किया भी नहीं है, किसी भी वजह से अगर वो जेल जाता है तो बड़ी ही हीन भावना से उसे देखा जाता है। उसको एक स्किल्ड करना या उसके लिए सोचना तो एक बहुत अलग बात है। तो ये किस तरह का चैलेंज है और आप किस तरह से इसमें काम करती हैं, खास तौर पर अगर उनमें कोई आप स्किल्ड करवा रही हैं तो उसके बाद उनको समाज में जगह दिलाना एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज होता है, तो उसके बारे में आप बताएं। बहुत बड़ी बात है ये। जब इनमेट्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। पहले तो इनको एक मेंटली एंड फिजिकली बोथ वेज इनको एक काउंसलिंग दिया जाता है, बिकॉज जिस मेंटल ट्रॉमा से ये निकल रहे हैं, इनकी फैमिली के हालात को देखते हुए इनके लिए बहुत मुश्किल है जेल के अंदर उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर। खास तौर पर अगर हम महिलाओं की बात करें, जब बिल्कुल एक्सट्रीम होता है शायद, तब अगर वो क्राइम करती हैं तो तब करती हैं। वो कहना है ना कि 2 मिनट का एक गुस्सा और जिसकी वजह से आज वो वहाँ है। कुछ उनमें इनोसेंट भी होते हैं या कुछ जो भी, इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगी। पर कंस्ट्रेंट तब ज़्यादा आता है जब इस तरीके की महिलाएं, उनके घर में कोई ऐसा ओकेजन है, उनकी बेटी की शादी है या बेटे की शादी है, उस वक्त ये बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं। तो इस तरीके की इनको मेंटली एंड साइकोलॉजिकली काउंसलिंग्स भी दिया जाता है जी। और काउंसलिंग देने के बाद जब इनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, आज हम कितने भी ब्रॉड माइंडेड क्यों ना हो जाएं, फिर भी अगर हमें पता हो कि ये कैदी है तो उसको घर में या अपने ऑफिसेज में या अपने समाज के अंदर उतना एक्सेप्टेंस नहीं आएगा जो एक जनरल कैटेगरी से पर्सन आएगा। डर भी रहता है कि पता नहीं बेटी सेटल कैसे होगी, कि हाँ इसकी माँ ने ये क्राइम कर दिया या कुछ उस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन केसेस के अंदर इनको इस तरीके का ट्रेनिंग दिया जाता है कि ये कल सेल्फ सस्टेन्ड हो सकें और अपना खुद का काम कर सकें और ये ऐसी अर्निंग्स कर सकें जिनसे कि इनकी फैमिली के ऊपर भी ये बर्डन ना आए और फैमिली को एक अच्छा सपोर्ट हो और इनके लिए भी जेल्स में से बाहर निकल के सर्वाइव करना बहुत आसान हो जब ये कॉन्फिडेंस होंगे, चाहे अपने ही घर में बैठ के काम कर रहे हैं। और हम रेगुलरली इनके साथ एक इन टच रहते हैं कि साइकोलॉजिकली इनको कहीं पे भी इश्यूज आते हैं, मोरल डाउन होता है, तो साइकोलॉजिस्ट इन लोगों को उस चीज़ में हेल्प करते हैं इस तरीके से। अभी आपने यहाँ पर बात की थी इंडस्ट्रीज के साथ इनको लिंकअप करने की, तो वो किस तरह का प्रोसेस है और उसमें आप किस तरह मदद करती हैं? जी, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मैं अगर आपको इस तरीके से बात बोलूँ, कुछ इनमेट्स को अगर ट्रेनिंग दिया जाता है, से हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, पेपर मैशी करके उनका हमने वो बनाना, बास्केट्स बनाना एंड ऑल, तो इस तरीके के आइटम्स को जब ये बनाते हैं जेल्स के अंदर, तो इनसे ये हम प्रोडक्ट्स बनवाने के बाद आगे इंडस्ट्रियल लिंकेज करते हैं, सो दैट कि जो सेल आता है, जो भी उनका बेनिफिट उनको मिलता है, उससे इनके घर का और परिवार का खर्चा बहुत अच्छे से निकलता है, बिकॉज वो सोर्स ऑफ इनकम इनका बढ़ जाता है उस केस के अंदर। जी, मैं संध्या जी आपके पास आना चाहूँगी। आपने जो महाराजा हरि सिंह डोगरा जी हैं, उनके नाम पर एक शायद आपने कुछ अवार्ड एक तैयार किया है, इस तरह का कार्यक्रम, तो उसके बारे में आप बताएं कि उसकी आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली और ये विचार कहाँ से आया जो आपने ये इस तरह का एक इनिशिएट लिया? मैं खुद भी एक राजवंशी परिवार से हूँ और मुझे अपने महाराजा जी से बचपन से एक लगाव सा था। जब मैं उनकी कहानियाँ सुना करती थी तो कहीं ना कहीं मन में ये ख्याल आता था कि महाराजा जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर एक रियासत बनाई गई और हम लोग जो डोगरा कहलाते हैं उनकी देन है, तो वो ऐसा क्या हुआ जो महाराजा जी बाद में वो पूरा घर संसार छोड़ के वनवास ले लिया और उनकी फैमिली ने ऐसा क्या किया जो वो उनको ये सब कुछ करने पे मजबूर किया गया। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, किसी ना किसी से एक लगाव होता है, कोई प्रेरणा होता है आपके लिए, तो वो महाराजा जी थे मेरे लिए। मैं उनकी जब कहानियाँ पढ़ा करती थी, जब सच्चाई के बारे में मुझे पता चला, तो मैंने देखा कि विकिपीडिया में वो लिखवाया गया उस दौरान जो उनको लिखवाया गया। सच क्या था
वो हकीकत वाली बातें ना किसी ने जानने की कोशिश की, ना उनके बारे में कोई इतनी गूढ़ हद तक किसी ने कोशिश की कि हम अपने महाराजा जी के बारे में जो गलत लिखा गया है उसको हम उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। तो ये बीड़ा मैंने उठाया। मुझे लगा कि डुग्गर देश की बेटी हूँ तो बेटियां आज कहाँ पहुँच गई हैं। तो अगर अब आम इंसान इस बारे में नहीं सोच रहा है तो मुझे प्रूव करना है कि मैं एक बेटा भी हूँ डुग्गर देश का और बेटी भी हूँ। जब मुझे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई तो मुझे लगा मुझे समाज के लिए कुछ करना है, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि मैं महाराजा जी को एक श्रद्धांजलि पेश करूं। फिर मैंने एक अवार्ड बनाया जो आज की डेट में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा अवार्ड है, और वो है महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड, जिसकी मैं फाउंडर हूँ। और मुझे वो गर्व होता है कि मैंने महाराजा जी का नाम जो है वो देश नहीं विदेश में जिंदा कर दिया। और इस अवार्ड को पाने के लिए बड़े बड़े पद्मश्री, बड़े बड़े तो ये जो अवार्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कौन लोग इसके हकदार होते हैं पाने के लिए? जी, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है, चाहे वो एक छोटे दर्जे का इंसान क्यों ना हो जिसने अपने बलबूते पे कुछ पाया हो। अवार्ड उसको दिया जाता है जो बिल्कुल ईमानदार हो काम करने में, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो। अभी 5000 से ज़्यादा लोगों को ये अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं हम लोग, जिसमें ऑस्कर अवार्ड विनर्स थे, पद्मश्री जिनको मिल चुका था या जिनको अशोक चक्र मिल चुका था, ऐसी बड़ी बड़ी डिग्निटीज जो थी इनको सम्मानित किया गया। और अभी 30 नवंबर को फिर से ये अवार्ड होने जा रहा है, जो देश विदेश से लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आ चुकी है मेरे पास, जो इस अवार्ड को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। तो एक प्राउड सा फील होता है कि आज हमने प्रूफ कर दिखाया कि हम भी डुग्गर देश की बेटियां हैं और हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो ये सबको करना चाहिए। तो ये ऑल इंडिया में कहीं पर भी कोई भी इस अवार्ड को ले सकता है, लेकिन उसमें कुछ खासियत होनी चाहिए। जी, उसमें कुछ खासियत होनी चाहिए इस अवार्ड को पाने के लिए। जी, संध्या जी, आपने यहाँ पर जैसा कि अगर हम बात करें तो अपने यूथ को लेकर अगर हम बात करें तो जहाँ पर अगर एक यूथ हमारा ऐसा है कि एक परचम वो लहरा रहा है, अपना देश में नाम रोशन कर रहा है, चाहे हम गेम्स की बात करें, लेकिन कुछ एक हमारा तबका ऐसा भी है जो नशे में कहीं शायद गुम हो रहा है, तो उनके लिए भी मैंने सुना है कि आप काम करते हैं, उसके बारे में आप बताएं। कहते हैं माँ के लिए सारी पांचों उंगलियां एक बराबर होती हैं, और घर पे भी अगर हमारी औलाद एक अच्छी निकलती है, एक बड़ी ऑफिसर बनती है, तो हो सकता है एक नशे में इन्वॉल्व हो जाती है, तो माँ थोड़ी ना उसको दुत्कारती है। माँ का सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ रहता है कि पहले उस बच्चे की तरफ ध्यान दिया जाए जो बच्चा कुछ करना चाहता है, और जो बच्चा किसी गलत सोसाइटी में पड़ जाता है तो माँ उसको घर से नहीं निकालती है। वैसा ही मैं करती हूँ। मेरी सोच कुछ अलग है। मैं सोचती हूँ कि हर माँ अपने ही बच्चों के लिए कुछ सोचती है। मैं दुनिया के हर बच्चे के लिए सोचती हूँ। मुझे लगता है कि मैं सबकी माँ हूँ, और जो ड्रग्स में पड़ जाते हैं, मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, उनके साथ मैं मिलती हूँ, बातें करती हूँ, तो कहीं ना कहीं फैमिली की सपोर्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं उनको नौकरी नहीं मिलती है, पढ़ लिख के भी बच्चों के पास कुछ नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी धर कर जाती है कि वो नशे को अडॉप्ट कर लेते हैं। जब नशे को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो सोचने समझने की ताकत को भूल जाते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, और ऐसी माँओं से मैं मिली हूँ, पेरेंट्स से मिली हूँ, जिनके बच्चे नशे की हालत में ऐसे कुकर्म कर जाते हैं, वो उस टाइम नहीं सोचते कि वो क्या अनर्थ करने जा रहे हैं। और मैं उन माँ बाप से भी बड़ी काउंसलिंग करती हूँ कि अगर आपको पता चलता है कि आपका बच्चा नशे में पड़ चुका है, या वो कुछ गलत आपको उसके बारे में लग रहा है, तो आप छुपाइए मत। समाज आपका है, देश आपका है, लोग तो आप उन्हें उस चीज़ से निकालती कैसे हैं उन बच्चों को? मैं उनको बहुत काउंसलिंग देती हूँ, और आपको मैं बड़े फ़ख्र से कहना चाहती हूँ, बाय प्रोफेशन तो मैं एक डिज़ाइनर हूँ, और आज तक मैंने हज़ारों लाखों बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, उनको नौकरियाँ दी हैं, उनको मैंने सिखाए हैं काम, और मैं उनको बिज़नेस देती हूँ। मैं छोटे छोटे काम उनको खोल के देती हूँ, जिससे वो बिज़ी हो जाते हैं, और मैं उनके अंदर से आर्टिस्ट निकालती हूँ। मुझे लगता है संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसमें डूबने से हर इंसान जो है वो अपने आप को पहचानने लगता है, और संगीत जो है वो सीधा ईश्वर की से मिलाना है। तो आज ऐसे बच्चे हैं जो ड्रग्स में पड़े हुए थे, वो मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, मैं उनको
एक ही चीज़ बोलती थी कि आप पैसे का इस्तेमाल खुद के लिए कीजिए, आप पैसे का इस्तेमाल अपने फ्यूचर के लिए कीजिए। और मैं उनको पॉकेट मनी भी देना शुरू कर दी और एक ही वादा लिया कि वो नशे से दूर रहेंगे। और मैं आपको सच में बताना चाहूँगी कि इसमें सिर्फ काउंसलिंग की गई थी, या मैं ब्लेस थी कि मेरी बात को फॉलो करते हैं बच्चे। बहुत अच्छा, क्योंकि अगर मैं बात कहूँ तो जो यूथ हैं वो हमारे देश का भविष्य अगर हम कहें तो वो है, उनको इस चीज़ से बाहर निकालना और सही रास्ते पर लाना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत अच्छा जो इनिशिएट है आपने लिया है। रेणु जी, जैसा कि आपने महिलाओं के लिए आप बहुत सारे काम आपने किए हैं, सबसे बड़ी बात उनको घर से बाहर निकालना, बहुत तरह के क्राइम महिलाओं के ऊपर होते हैं, उन्हें बाहर निकालना और एक मुकाम दिलाना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद आप किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे और औरों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सबल बना सकें, उसके लिए आप प्लीज़ एक मैसेज। देखो, एक मैसेज मेरा यही है सोसाइटी को कि अगर फीमेल्स को एक अच्छा सपोर्ट किया जाए, चाहे वो साइकोलॉजिकली है, चाहे मेंटली है, चाहे फिज़िकली है, एक अच्छा काम करते हुए भी, ताकि वो अपने आप को अपने हुनर को आगे बढ़ा सकें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें जो उनमें ऑलरेडी है और बहुत ज़्यादा है, तो बाहर आ पाएंगे वो और उनकी मदद की जाए और उनको सपोर्ट सिस्टम अगर प्रोवाइड किया जाए, यही मैं कहना चाहूँगी, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ज़रूरत है पहचानने की। संध्या जी, आप जाते जाते एक मैसेज जो पब्लिक को देना चाहेंगी, खासतौर पर जहाँ पर आप काम कर रही हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर? सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ पब्लिक को भी और सबको कि इंसान जब एक धरती पे पैदा होता है तो वो एक बराबर होता है, एक समानता रखिएगा और जो आपके अंदर जो हीन भावना है आप उसको ख़त्म कर दीजिएगा। हर इंसान खुद के लिए सोचता है, अगर आप दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देंगे तो आज वही बच्चे आपको अपने बच्चे, अपनी माँ, अपनी बहन नज़र आना शुरू हो जाएगी। और महिला का सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी बनता है, जो आपको ही करना है, तभी नारी शक्ति जो है वो उभर कर सामने आएगी और आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त रहेगी। जी, बहुत ही अच्छा जो आप यहाँ पर दोनों आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और ख़ास तौर पर जो महिलाएं हैं उनके लिए काम आप करती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ ये दो खास मेहमान स्टूडियो में थी जो महिलाओं को लेकर उनके उत्थान के लिए अलग अलग तरह से अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं। अगर एक जम्मू में काम कर रही हैं तो एक ट्राई सिटी में काम कर रही हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ जाते जाते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि महिलाओं को कोई कमी नहीं है अपने आप को, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल सोल हैं, हर इंसान एक इंडिविजुअल सोल है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है। अपने लिए खुद के लिए जीना सीखो, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो अपने लिए खुद के लिए करो, किसी के सहारे को देखने की बजाय खुद के अंदर खुद को तलाशने की कोशिश करो। तो आज के इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।